एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th का चैप्टर 2 जिसका नाम है लहासा की ओर। इस कहानी के लेखक हैं राहुल संकृतायन। इन्होंने इस कहानी में अपनी एक यात्रा वृत्तांत लिखा है। जी हाँ, यात्रा वृत्तांत आप जैसे समझ ही गए होंगे। हम कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो वहाँ हम जो भी कुछ देखते हैं, जो भी घटनाएं हमारे साथ घटी होती हैं, उन सबको लिखना। तो लेखक ने यहाँ पर वही किया है। यह तिब्बत में एक जगह है, तिब्बत की राजधानी लहासा। उस टाइम पर थी जब लेखक ने वहाँ की यात्रा की। तो ना लहासा की ओर जब ये गए तो उस टाइम पे इनके साथ जो जो ये घटनाएं घटी हैं, जो भी इनके साथ में हुआ, जो भी इन्होंने देखा, उसका वर्णन इन्होंने इस कहानी में किया है। तो चलिए जानते हैं लहासा की ओर कहानी में कि लेखक ने किन किन घटनाओं के बारे में वर्णन किया है और क्या क्या चीज़ें देखी जिसका लेखक ने इस यात्रा वृत्तांत में जिक्र किया है। तो यह वृत्तांत लहासा की ओर लेखक राहुल संकृतायन ने अपनी पहली यात्रा का वर्णन। जी हाँ, ये राहुल संकृतायन की पहली यात्रा थी जिसका एक छोटा सा पार्ट, बिल्कुल छोटा सा पार्ट का वर्णन किया है इन्होंने इस कहानी में। पूरी यात्रा का नहीं, सिर्फ एक छोटे से पार्ट का। सन 1929 और 1929 की बात है जब राहुल संकृतायन ने नेपाल के रास्ते से तिब्बत जाना शुरू किया। जी हाँ, सन 1929 और 30 का समय था जब राहुल संकृतायन ने ये यात्रा प्रारंभ की थी और उन्होंने ये यात्रा नेपाल के रास्ते से प्रारंभ की थी। उस वक्त भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद चल रहा था। जैसे कि आप अभी भी जानते हैं, अभी कुछ टाइम पहले या फिर अभी भी भारत और चीन में सीमा विवाद चल रहा है, जिससे हमारे बहुत सारे सैनिकों की भी जान जा चुकी है। उसी तरह सन 1929 और 30 में भी भारत और चीन का सीमा विवाद चल रहा था, जिसके कारण भारतीयों का तिब्बत जाना मना था, तिब्बत जाना वर्जित था भारतीयों का। परंतु लेखक ने एक भिक्षु के रूप में तिब्बत की यात्रा की। लेखक एक भिखारी के रूप में उस यात्रा करने के लिए निकले थे, क्योंकि अगर वो एक यात्री के रूप में जाते हैं तो वो यह यात्रा कभी भी पूरी नहीं कर पाते, बल्कि उन्हें तो तिब्बत में जाने ही नहीं दिया जाता, तो यात्रा कैसी। इसलिए एक भिखारी के रूप में उन्होंने इस यात्रा को प्रारंभ किया। इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने तिब्बत की संस्कृति का जिक्र किया है। जी हाँ, तिब्बत की संस्कृति की जानकारी दी है हमें और लहासा की ओर जाने वाले खतरनाक रास्ते का बहुत ही रोमांचकारी ढंग से वर्णन किया है। हम जानेंगे कि वहाँ जो लहासा की ओर वो गए थे, वो रास्ता किस तरह का था और तिब्बत की संस्कृति किस प्रकार की थी। लेखक बताते हैं कि उन्होंने उस रास्ते को चुना, उन्हें वो रास्ता उचित लगा जिससे भारत का सामान तिब्बत आया जाया करता था, भारत की वस्तुएं तिब्बत में जाया करती थीं। उस रास्ते पर सैनिकों के किले बने हुए थे, वहाँ पे सैनिकों ने अपने डेरे लगा रखे थे, जिसके कारण लेखक को वहाँ से गुजरना पड़ा। वहाँ पे बहुत सारे लेखक ने किले देखे, बहुत सारे सैनिक देखे। लेखक आगे बताते हैं तिब्बत की संस्कृति के बारे में कि वहाँ पर लेखक संस्कृति के बारे में बताते हैं कि तिब्बत में रूढ़िवादिता का नामो निशान नहीं था। जी हाँ, रूढ़िवादिता, पुरानी सोच का नामो निशान नहीं था। वहाँ पर छुआछूत बिल्कुल नहीं थी, वहाँ की महिलाएं पर्दा नहीं करती थीं और तिब्बत का विशेष पेय चाय था। जी हाँ, विशेष पेय चाय था। वहाँ पे हर प्रकार की चाय मिला करती थी, कैसी भी, हर टाइप की चाय तिब्बत में उपलब्ध थी। वहाँ पे हम वहाँ परिचित हो या अपरिचित, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मददगार होते थे। फिर वो परिचित हो या अपरिचित, वो हर किसी की मदद करते थे, हर रूप से जितना उनसे हो सकता था उतनी वो उनकी मदद किया करते थे। तभी वहाँ पर एक मंगोल भिक्षु लेखक को मिला और वो लेखक का मित्र बन गया, जिसका नाम था सुमति। सुमति को तिब्बत के लहासा की ओर जाने वाले सारे रास्ते मालूम थे, जिसके कारण लेखक को थोड़ी सी भी कठिनाई नहीं हुई रास्ता खोजने के लिए और लेखक आराम से लहासा की ओर जाने का रास्ता ढूंढ लिया, क्योंकि सुमति उनके साथ थे। और लेखक को रहने के लिए भी एक बहुत अच्छा स्थान प्राप्त हो गया था। इतना अच्छा कि जब वो 5 साल बाद उन्होंने उसी रास्ते से दोबारा यात्रा की तो उन्हें कोई भी ठहरने के लिए स्थान प्राप्त नहीं हुआ, परंतु अब वो एक भिक्षु के रूप में थे तो उन्हें बहुत अच्छा और एक
हम कह सकते हैं कि एक सुरक्षित स्थान जहाँ पे किसी चीज का कोई खतरा ना हो, ऐसा स्थान उन्हें प्राप्त हो गया था। तभी लेखक आगे बढ़ते हैं और एक तिब्बत 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 को पार करने के लिए, लहासा की ओर जाने के लिए तिब्बत में एक बहुत ऊंची पहाड़ी है, उसे पार करना था उन्हें। जो पहाड़ी कम से कम भी 16-17 हजार फीट ऊंची थी। इतनी ऊंची पहाड़ी को उन्हें पार करना था। अब उस पहाड़ी को पार करने के लिए पहली बात तो हमें हिम्मत ही चाहिए। इतनी ऊंची पहाड़ी, हमें उसे पार करना है। उस पहाड़ी के आसपास कोई भी गांव नहीं था, एकदम उजाड़ सा सुनसान इलाका जहाँ पर डाकुओं ने डेरे डाल रखे थे। जी हाँ, उस पहाड़ी पर डाकू रहा करते थे। वहां से कोई भी व्यक्ति जाता था तो वे उसे लूट लिया करते थे, और हाँ, लूटने से पहले वे उस व्यक्ति को जान से मार दिया करते थे ताकि उन्हें कोई खतरा ना रहे। अब पहले लोगों को जान से मारना, बाद में लूटना, आप जान सकते हैं कितना भयानक हो सकता है सोचने में भी। और वहां पर हथियार रखने का कोई भी कानून ऐसा नहीं था जो हथियार को मना करे, इसलिए सभी डाकुओं के पास हथियार हमेशा होते थे। किसी के पास बंदूक, किसी के पास कोई अलग हथियार, हमेशा हर डाकू के पास कोई ना कोई हथियार होता था। परंतु लेखक जब उस पहाड़ी से गुजरे तब वो जहाँ भी कोई खतरा देखते थे तो भीख मांगते हुए आगे निकल जाया करते थे, क्योंकि सभी को लगता है कि ये तो भिखारी है, इसके पास क्या होगा, इससे क्या लूटें। इसलिए लेखक वहां से सुरक्षित उस स्थान से आगे चल पड़े। 14-15 किलोमीटर चलने के बाद वे एक स्थान पर ठहरे और उन्होंने 2 घोड़े पहाड़ी की ऊंचाई को पार करने के लिए वहां पर बैठकर उन्होंने चाय पी और फिर दोबारा से अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। बताते हैं कि पहाड़ी के सबसे ऊपर डांडे के देवता का मंदिर था। जी हाँ, वहाँ पे एक मंदिर भी था, डांडे के देवता। डांडे उस चोटी का नाम था, उस पहाड़ी का नाम था जिस पहाड़ी पर से उन्हें जिस पहाड़ी को पार करके उन्हें जाना था। उस पहाड़ी के देवता, जो डांडे के देवता थे, वहाँ पर उनका एक मंदिर था। उन्होंने यात्रा को, जब वे पहाड़ी पर से नीचे उतर रहे थे तब लेखक का घोड़ा बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे गति में उतर रहा था, बहुत हल्के से। लेखक ने उसे मारना इसलिए उचित नहीं समझा क्योंकि उन्हें लगा कि शायद ये थका हुआ है, परंतु लेखक के जो मित्र थे, सुमति जो थे, वो बहुत ज्यादा आगे निकल चुके थे, जिसके कारण लेखक को वो दिखाई नहीं दिए। तभी वहां पे 2 रास्ते आते हैं और लेखक दूसरे रास्ते पे चल देते हैं। 3-4 मील चलने के बाद में लेखक को पूछने पर पता लगता है कि यह रास्ता गलत है। तब लेखक फिर से वापस आते हैं और पहले वाले रास्ते पे, जो रास्ता सही था, उस पर चलने लगते हैं। अब चलते चलते वे एक गांव में पहुंचते हैं जिसका नाम था लडकोर। जी हाँ, लडकोर गांव। तो वहां पर वो पहुंचते हैं, वहां उन्हें सुमति बैठे हुए मिलते हैं। सुमति बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। मंगोल लोग वैसे भी लाल लाल होते हैं थोड़े, तो सुमति गुस्से के कारण और ज्यादा लाल हो गए थे। परंतु इसमें लेखक की तो कोई गलती थी ही नहीं कि उनका घोड़ा स्लो चल रहा, बहुत हल्के चल रहा था, धीमी गति से चल रहा था। अब वो करते भी तो क्या करते, और इसीलिए सुमति का गुस्सा बहुत जल्दी शांत भी हो गया। फिर वहां पर बैठकर उन्होंने आराम किया और वहाँ के उन्होंने चाय पी तथा और अन्य चीजें उन्होंने खाई। इसके बाद में वे एक ऐसी जगह पर आ गए जो चारों ओर पहाड़ों से घिरी हुई थी। इसके बाद उन्होंने फिर से चलने प्रारंभ किया और वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जो चारों ओर टापुओं से घिरा हुआ था। उसके बीच में एक मैदान में एक पहाड़ी सी नजर आ रही थी जिसका नाम था तिगड़ी समाधि गिरी। जी हाँ, तिगड़ी समाधि गिरी एक पहाड़ी का नाम था, वो नजर आ रही थी उस मैदान में से। उसके बाद उनके जो मित्र थे सुमति, वो गंडे बांटा करते थे और सुमति ने कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं गंडे बांट कर आता हूँ। वो लोगों को गंडे बांटा करते थे। उस गांव में बहुत परिजन थे, बहुत सारे मित्र थे, वो उन्हें गंडा देना चाहते थे, परंतु लेखक ने कहा कि जहाँ पर तुम हो, जिस गाँव में, हमें सिर्फ तुम उसी गाँव में गंडे बांट दो, बाकी के गाँवों में तुम मत बांटो क्योंकि हमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, और मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर इन गंडों के पैसे दे दूंगा जो तुम्हारे पास बचे हैं। और सुमति ने इसको स्वीकार कर लिया। फिर वे वहां से चल दिए। जब वे वहां से चले तो उन्हें सामान उठाने वाला एक व्यक्ति चाहिए था क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा सामान था, परंतु इतनी ज्यादा गर्मी थी, इतनी तेज धूप थी कि उन्हें कोई व्यक्ति नहीं मिला और वो सारा सामान उन्हें खुद ही अपने कंधे पर लाद कर चलना पड़ा।
इसके कारण धूप बहुत तेज थी, उनका सर गर्म होकर तिलमिला रहा था। हम जानते हैं अब गर्मी की धूप में हम बाहर निकल जाएं तो क्या सिचुएशन होती है, आप समझ सकते हैं। ऊपर से इतना सारा सामान, कंधे पर बोझ, चलना कितना मुश्किल होता है। इसी तरह इन्हीं सब चीज़ों को सहते हुए, इतनी गर्मी को सहते हुए वे एक स्थान पर पहुंचे जिसका नाम था शेखर विहार। जी हाँ, शेखर विहार। शेखर विहार बहुत सारी जागीरों में बटा हुआ था। बहुत सारी जागीर, आप समझते हैं, छोटी छोटी जगह के अलग अलग राजा। तो वहाँ के जो जागीरदार होते थे वो खुद ही खेती किया करते थे। उस खेती की देख रेख जो एक भिक्षु करता था, एक भिखारी उस खेती की देख रेख किया करता था। तो जो वहाँ के जागीरदार होते थे और अन्य लोग भिक्षु को राजा समान मानते थे, राजा का दर्जा दिया करते थे भिक्षु को। आप सोच सकते हैं कि जो राजा है वो खुद खेती कर रहा है और जो एक भिखारी है उसको वो राजा का दर्जा दे रहे हैं, तो क्या वहाँ पे सिचुएशन होगी। वहाँ के लोगों में बिल्कुल भी ऊंच नीच का भाव नहीं था कि ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसा बिल्कुल भी भाव नहीं था उन लोगों के मन में। उसके बाद वहाँ के जो जागीरदार थे उनके साथ में लेखक एक मंदिर में गए। वहाँ पर बौद्ध धर्म जो था, बुद्ध जो थे, उनकी लिखी गई किताबें थीं। उन किताबों को लेखक ने पढ़ा, जो पेथियों में बटी हुई थी, पोथियाँ। जी हाँ, आप समझ सकते हैं, पोथियाँ हुआ करती थी। जैसे कि हम अब कहते हैं कि 1 पार्ट 2 पार्ट, पहले पोथियों में बटा हुआ करती थी किताबें। तो इसी तरह लेखक ने उन किताबों को पढ़ा और उसके बाद वह फिर से चलना प्रारंभ कर दिया और वहाँ से विदा लेकर वे अपने रास्ते अपने वापस घर आ गए। तो ये था वृत्तांत का एक छोटा सा भाग जो लेखक ने यहाँ पे जिसका वर्णन किया है कि उन्होंने तिब्बत जाने में उनको क्या क्या कठिनाई हुई, वहाँ की संस्कृति कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे थे, लेखक के जो मित्र सुमति थे वो किस प्रकार के थे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे की वीडियो में और चैप्टर कवर हम और करेंगे, और इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारी आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगी। तो आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पहले की वीडियो भी हमने बना रखी है, इससे पहले की वीडियो 2 बैलों की कथा, अगर आपने वो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में आपको उसका लिंक ज़रूर मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उसे ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फ्लो।